नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सफलता के पढ़ने में। कल मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें मैंने एक टीवी सीरियल पुष्य लोक अहिल्या से मैनेजमेंट के कुछ फंडे या मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में आपको बताया था। मैं पहले आपको बता दूं कि पुण्य श्लोक अहिल्या देवी अहिल्या बाई होलकर की कहानी है, जो कि माधव मल्हारराव होलकर की पुत्र वधू थी। और वो मल्हारराव होलकर उनको एक शेंडी गांव से बचपन में ही उसको अपने पुत्र खांडेराव के लिए सेलेक्ट करके लाए थे और बचपन में उसका विवाह कर दिया था। और उन्होंने उसको बचपन से ही पाला पोसा पढ़ाया और बड़ा किया। और इस खांडेराव की मृत्यु के बाद, जो कि शायद 30 या 32 साल की उम्र में मर गए थे, उन्होंने उसको इंदौर की महारानी बना दिया और उन्होंने फिर अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभाला। और आज भी इंदौर के लोग उनको याद करते हैं उनकी आम जनता के लिए कंट्रीब्यूशंस के लिए, और विशेषकर शायद महिलाओं की शिक्षा के लिए। इंदौर के एयरपोर्ट का नाम भी देवी अहिल्या एयरपोर्ट है, इंदौर के विश्वविद्यालय का नाम भी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है। अफसोस की बात यह है कि ये सब चीज़ें हमको बचपन में स्कूलों में हिंदू राजाओं या हिंदू रानियों के बारे में पढ़ाई नहीं जाती है, इसलिए हम इसको ज़्यादा जानते नहीं हैं। हम मुग़लों के बारे में हमको ज़्यादा पढ़ाया गया, तो हम ज़्यादा मुग़लों के बारे में या अंग्रेज़ों के इतिहास के बारे में जानते हैं। खैर, तो ये तो एक बैकग्राउंड था। कल मैंने आपको बताया कि किस तरह एक गांव में किसी अन्य प्रयोजन के लिए मल्हारराव गए थे और वहाँ पे उन्हें जो उसकी टैलेंट लगी अहिल्या में, तो उन्होंने उसको अपनी पुत्रवधू बनाया और उसकी अपनी सक्सेशन प्लानिंग वहाँ से चालू कर दी। आज मैं आपको एक दूसरा मैनेजमेंट फंडा बताऊंगा। इसमें हमेशा क्या होता था कि मल्हारराव, चूँकि खांडेराव योग्य व्यक्ति, योग्य पुत्र नहीं थे और उनका विशेषकर ध्यान भी नहीं था काम में या प्रशासन चलाने में या साम्राज्य को आगे बढ़ाने में। वो अपने संगीत में लगे रहते थे, तो वो बार बार उनको अलग अलग विषयों पे बातों पे उनको डांटते रहते थे। और जब कोई अच्छा काम भी करते थे तो उनकी वो प्रशंसा नहीं करते थे। तो इसमें एक यही प्रसंग है उसमें, जहाँ पर देवी अहिल्या यानी बाल अवस्था में मल्हारराव को खांडेराव की प्रशंसा करने के लिए कहती है और बाद में खांडेराव की प्रशंसा भी करते हैं मल्हारराव। और जब वो उसको अहिल्या का रेफरेंस देने वाले होते हैं तो वो इशारा करके उनको मना कर देती है कि आप मेरा रेफरेंस मत दीजिए। तो छोटी सी क्लिप में मैं आपको दिखाता हूँ और फिर इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे। सुभद्रा जी, मुझे आपसे छोटे सुभद्रा जी के बारे में बात करनी थी। कि सही समय पर सही काम न किया जाए तो बाद में उसी काम का कोई मूल, कोई महत्व नहीं रहता। और इस मंत्र की याद आज हमें जिसने इसमें ये देख लीजिए कि अगर आप इसको कॉर्पोरेट मैनेजमेंट या कंपनी मैनेजमेंट के हिसाब से देखें तो अहिल्या जो थी वो एक सबॉर्डिनेट थी या एक पीर थी खांडेराव की। या तो उसको सबॉर्डिनेट मान लें क्योंकि उनकी पत्नी थी, या फिर उनके समकक्ष मान लें क्योंकि उनकी पत्नी थी। दोनों ही हिसाब से आप देख सकते हैं। और यदि आपको टू गेट अलोंग वेल विथ योर बॉस और अपने पीर्स के साथ यानी अपने लेवल के कर्मचारियों के साथ में, साथियों के साथ में, तो आपको फिर उनके साथ में जो अपना श्रेय है, अपना क्रेडिट है, वो भी उनके साथ में बांटना चाहिए। और यदि बॉस आपका या बॉस का बॉस आपके बॉस को उसके कार्यों के लिए प्रशंसा नहीं करता है, या फिर कुछ इस तरह से होता है कि वो डायरेक्ट आपसे काम करवाने की कोशिश करता है, इससे आपका बॉस एक चांस होता है कि नाराज़ हो जाए, या फिर आपके जो बराबरी के साथी हैं उनको भी उचित प्रोत्साहन नहीं मिले आप उस सीनियर मैनेजमेंट की तरफ से, या फिर उनको बार बार लताड़ना मिले, तो फिर उनसे सहयोग लेना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपका बॉस इमीडिएट बॉस आपसे नाराज़ है तो फिर आपके आगे के रास्ते, बढ़ने के रास्ते में वो हर जगह अड़ंगे अड़ाएगा और आपकी प्रगति रुक जाएगी। तो ऐसा ही देखिए, अहिल्या ने इसमें कहा, पहले तो एक कोई इससे पहले घटना हुई थी जिसमें एक युद्ध हुआ था, या एक
कुछ माड़े के अंदर ही कुछ युद्ध हुआ था जिसमें कि निज़ाम के सेना के सहायता से एक उनके ही दोस्त और समधी ने तख्ता पलट की कोशिश की थी, जिसे नाकामयाब कर दिया गया था। और उसमें कुछ रोल खांडेराव भी उस लड़ाई में लड़ा था, और खांडेराव का भी एक रोल था विशेष, जिसकी वजह से उनको वो सूचना पहले मिल गई थी और मल्हार राव ने इस विद्रोह को असफल कर दिया था। और फिर उसके बाद जब तो इसमें मल्हार राव खांडेराव की कोई भी प्रशंसा नहीं कर रहे थे, कोई भी क्रेडिट नहीं दे रहे थे, और हमेशा हालांकि इस बार उन्होंने डांटा नहीं था। तो फिर अहिल्या ने उनको कहा कि आप उनको भी प्रोत्साहित कीजिए, उनके लिए भी प्रशंसा कीजिए, उनके भी अच्छे शब्द उनके बारे में कहिए। तो फिर ये आगे के एक छोटी सी क्लिप में भी आपको दिखाया गया, और वहाँ पे फिर इशारा करके अहिल्या उनको रोक देती है कि मेरे कहने से आप नहीं कर रहे हैं, आप अपनी मर्जी से ही कर रहे हैं। तो इसके आपको हर जगह उदाहरण पड़ेंगे। मेरे साथ मेरे एक मित्र क्लासमेट थे, राजस्थान इरिगेशन विभाग में, वो शायद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, और उनका बॉस चीफ इंजीनियर था। अब होता यह है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो एमएलए और मंत्री होते हैं वो कई बार डायरेक्टली भी काम कराते हैं। तो एक इसी तरह से जो मेरे मित्र हैं, इनसे एमएलए डायरेक्ट काम करवाते थे, और जब जो चीफ इंजीनियर उनसे मिलने जाते थे, उनको कोई ब्रीफ करने आते थे, तो वो उनको कहते थे तू ठीक है यार, तू फला फला को भेज दे, मैं उससे निपट लूँगा। तो इससे वो चीफ इंजीनियर उनसे नाराज़ हो गए, और उनको फिर जो सरकारी विभागों में होता है, उनको एक नो पोस्टिंग के उसमें पटक दिया, जहाँ पे उनको कोई कार्य नहीं था। वो आते थे केवल हेड ऑफिस में आके बैठ जाते थे, तो उनको कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, और इस तरह से उनको 3-4 साल तक का नुकसान हो गया था उनके कैरियर में आगे बढ़ने के लिए। अगर वो किसी तरह से अपने बॉस से बातचीत करके या मिनिस्ट्री से बात या उस एमएलए से बात करके एक अच्छा ऐसा माहौल पैदा कर देते ताकि उनके बॉस को ये नहीं लगे कि वो उनको इग्नोर कर रहे हैं या बाईपास कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको मैनेजमेंट में ध्यान रखती है और रखनी होती है। और यही जो देवी अहिल्या जो बाल्यावस्था में अहिल्या ने यही एक संदेश देने की कोशिश की है। इसी तरह मैं एक और अपनी पोस्ट में मेरी सर्विस में मैं एक और ऑर्गेनाइजेशन में कंसल्टेंट टेक्निकल कंसल्टेंट की तरह मैंने 3 साल काम किया। तो वहाँ पर भी एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे जिनसे मेरे अच्छे संबंध थे, और चूँकि वो मेरे एक ज़माने में वेंडर थे तो मुझे खासा सम्मान देते थे। और मेरे साथ में एक और मेरे ही बराबर के रैंक के आदमी थे, वो जो शायद कहीं उनसे रिश्ते में भी थे या उनका कोई फ्रेंडशिप वगैरह थी कि कुछ था उनका रिश्ता जो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो मेरे सामने उनको काफ़ी कई बार अपमानित करते थे, यानी झाड़ते थे, और उनके किसी भी काम पे प्रशंसा नहीं करते, तो बड़े मायूस रहते थे। और उनकी इस मायूसी की वजह से मेरे काम पे भी असर पड़ता था, क्योंकि मेरे काम का जो हिस्सा उनको करना पड़ता था वो उसको पूरा मन लगा कर नहीं करते थे, इसलिए मुझे उसका बर्डन भी आता था। तो मैंने फिर एक बार अपने जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनसे बात की और उनसे कहा कि सर आप जो इनके साथ में कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो थोड़ा ठीक नहीं है, आप हमेशा इनको डांटते रहते हैं, थोड़ा इनको कहीं अच्छे काम भी करते हैं तो उसके लिए उनको कुछ प्रशंसा भी कीजिए, कभी उनकी पीठ भी थपथपा दीजिए, तो फिर वो पूरे लगन से काम करेंगे और इससे कंपनी का फ़ायदा होगा। वो फुल अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, कोऑपरेट करेंगे मुझे भी। तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने अलग से बुला के उनको एक बार चाय वाय पे बुलाया और उनको बहुत अच्छे से उनके अच्छी बातें की, मतलब पैम्परिंग की एक तरह से कहें कि या सॉफ्ट पैडलिंग की, जो भी आप उसको वर्ड देना चाहें, मुझे मैनेजमेंट का भी वर्ड ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसके बाद वो एकदम बदल गए और पूरे जोश के साथ काम करने लगे। इससे मेरे काम में भी आसानी हो गई, मेरा बर्डन कम हो गया और उनको भी एक रास्ता खुल गया आगे बढ़ने का। तो इस तरह के ये जो मैनेजमेंट लेसन है अहिल्या जो दे रही हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह के मैं आपको बाद में बताता रहूँगा अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में क्या होया, पिछले किसी एपिसोड जो मैंने मिस कर दिया हो उसको वापस देख के मैं आपको वहाँ पर इस प्रसंग से क्या शिक्षा मिलती है। मेरे हिसाब से तो इस देवी अहिल्या की पूरी कहानी को मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एक टेस्ट केस की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए और पढ़ाया जाना चाहिए, विशेषकर लोकल यूनिवर्सिटी में जहाँ पे MBA प्रबंधन के कोर्सेज होते हैं वहाँ पर। तो आपने
ज़रूर इसको आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए और फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसी तरह के कुछ और अनुभव और विशेषकर इस टेली सीरियल से और फिर कहीं और भी मुझे कुछ लगेगा कि वहाँ से मैंने सीखा है या आप कुछ सीख सकते हैं और आपको ये मदद कर सकता है तो मैं आपको फिर से शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में वही 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। धन्यवाद।